हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम न्यूज बाय जेके में। तो दोस्तों, कंप्लीट स्पीडी जीके का जो हम लोग का श्रृंखला चल रहा था, उसके तहत आज हम लोग पर्यावरण से जितने भी वन लाइनर प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में। सम्मान तथा पुरस्कार और मानव शरीर से जुड़े जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, सभी के वन लाइनर प्रश्न जितने भी स्पीडी में पूछे गए हैं, सारे प्रश्न को आज हम इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक से देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कहीं ना कहीं इस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और सारे वन लाइनर प्रश्न को इस वीडियो में देखते हैं। तो आइए, सबसे पहले हम लोग पर्यावरण के जितने भी प्रश्न हैं वन लाइनर उसे देखेंगे, फिर पुरस्कार और सम्मान, और फिर मानव शरीर को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए पर्यावरण के पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय आवरण क्या कहलाता है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैसीय आवरण है उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसे ही हम लोग वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल दाब मापा जाता है। तो वायुमंडल का जो दाब है वह बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा मापा जाता है? बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो याद रखिएगा, वायुमंडलीय दाब जो है बैरोमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। क्या होता है? बार जो है वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक होता है, और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है, वायु क्या है? तो वायु जो है दोस्तों, यह एक गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाया जाता है। तो हमारे वायुमंडल में जितने भी गैस हैं, तो वायु वही है, गैसों का मिश्रण है जो हम लोग सांस के रूप में लेते हैं। तो सांस के रूप में जो हम लोग वायु लेते हैं सीधे वायुमंडल से, उसमें 78% नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन होता है, और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में जो विद्यमान अक्रिय गैस है वह आर्गन है। कौन है दोस्तों? आर्गन जो है वह वायुमंडल में विद्यमान है। नेक्स्ट है, भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है भारत की जलवायु। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वातावरण तथा जीवमंडल के बीच का संबंध कहलाता है। तो वातावरण और जीवमंडल के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी। इसे ही हम लोग इकोसिस्टम कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो यही वातावरण और जीवमंडल के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? हम लोग पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट है, वायुमंडल के सबसे निचली परत, यहाँ देख लीजिएगा, सबसे निचली परत जो वायुमंडल का है उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो जो सबसे निचली परत है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं सबसे निचली परत को। लेकिन अगर आपसे पूछे कि वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। तो दोनों याद रखिएगा, सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल और सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि कब हो जाती है? तो क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि जो है दोस्तों गर्मियों के दिनों में, यानी ग्रीष्म ऋतु में जो है क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि हो जाती है, यानी कि गर्मी के दिन में क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर ताप घटता है। तो लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम लोग क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है, अगर उसमें हम लोग 165 मीटर ऊपर जाते हैं, यानी 165 मीटर अगर हम लोग ऊंचाई क्रॉस करते हैं, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ताप परिवर्तन होगा, यानी कि ताप घटेगा। क्या होगा? ताप 1 डिग्री घट जाएगा। लेकिन अगर 1 किलोमीटर चले जाएंगे तो लगभग 6.4 डिग्री तापमान जो है घट सकता है। तो याद रखिएगा, यह क्षोभ मंडल में ऐसा क्रिया होता है। नेक्स्ट है, मौसमी घटनाएं जो आप देखते हैं कि मौसम के अनुसार गर्मी आता है, सर्दी आता है, बरसात आता है, तो ये मौसमी घटनाएं कहाँ घटती है? तो ये सभी मौसमी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती है। कहाँ घटती है? क्षोभ मंडल में घटती है। तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, उल्का से संबंधित घटनाएं कौन हैं? तो उल्का से संबंधित जो घटनाएं हैं वह कहाँ होती है, ये पूछ रहा है आपसे। तो उल्का से संबंधित जितने भी घटनाएं होते हैं वह मध्य मंडल में होता है। कहाँ होता है? मध्य मंडल में होता है। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर दोस्तों कि वायुयान उड़ते हैं कौन से मंडल में? कई बार एग्जामों में पूछ दिया क्वेश्चन जाता है यह, और कई बार स्टूडेंट जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है। वायुयान जो उड़ते हैं वह समताप मंडल में उड़ते हैं। कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में उड़ते हैं। याद रखिएगा, वायुयान कहाँ उड़ते हैं? समताप मंडल में। नेक्स्ट है, रेडियो तथा संचार संबंधित जो आप लोग को सेवाएं मिलती है वह किस मंडल के द्वारा मिलती है? तो ये सभी आयन मंडल के द्वारा। किसके द्वारा? आयन मंडल में इसके जितने भी
इलेक्ट्रॉनिक्स सामान रहते हैं वो सेव वहीं स्थित होते हैं आयन मंडल में, और वहीं से फिर रेडियो तरंगे मिलते हैं इसे, और जिसके कारण जो है रेडियो तथा संचार संबंधित जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं वह आप लोग को मिल पाती है। तो ये सभी कहाँ स्थित होते हैं? आयन मंडल में। कहाँ? आयन मंडल में। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस गैस किसे कहा जाता है? तो ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और NO2 आता है। कौन कौन दोस्तों? CO2, CFC, CH4 और NO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और एक NO2 आता है। तो ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, वायु में जल की उपस्थिति कहलाती है। तो वायु में जल की उपस्थिति को आर्द्रता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्द्रता कहा जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र क्या कहलाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र को हम लोग हाइग्रोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं वायुमंडल की आर्द्रता मापक यंत्र को। नेक्स्ट है, भूमंडल के कितने भाग पर जल हैं? तो भूमंडल के लगभग 71% भाग पर क्या पाया जाता है? जल ही जल पाया जाता है, यानी पानी सिर्फ पाया जाता है। तो याद रखिएगा, भूमंडल के लगभग 71% भाग पर क्या है दोस्तों? जल है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितना होता है? तो वायुमंडल में अगर जलवाष्प की मात्रा देखें तो लगभग 0 से 4% के बीच होता है। कितना होता है? 0 से 4% के बीच होता है। नेक्स्ट है, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? तो जीव मंडल पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वह सूर्य है। क्या है? जीव मंडल यानी कि पृथ्वी कह सकते हैं आप लोग। तो पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं सभी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? तो सूर्य से मिलती है। तो जीव मंडल पर जो ऊर्जा का मूल स्रोत है वह सूर्य है। नेक्स्ट है, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुँचता है तो लगभग 51% पहुँचता है। कितना पहुँचता है? 51% ही ऊर्जा जो है सौर विकिरण के द्वारा पृथ्वी तक पहुँच पाता है सूर्य का। नेक्स्ट है, संवहनीय वर्षा होती है। तो संवहनीय वर्षा जो है दोस्तों विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में होती है संवहनीय वर्षा। नेक्स्ट है, अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिकतम जो वर्षा देखी जाती है वह विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। कहाँ होती है? विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। दोनों याद रखिएगा, संवहनीय वर्षा भी विषुवतीय क्षेत्रों में होती है और अधिकतम जो वर्षा होती है, ज़्यादातर वर्षा भी विषुवतीय क्षेत्रों में ही होती है। नेक्स्ट है, पछुआ हवाओं के कारण होता है। तो पछुआ हवाओं के कारण ही चक्रवाती वर्षा होता है। कैसा वर्षा होता है? चक्रवाती वर्षा। नेक्स्ट है, न्यूनतम वर्षा होती है तो ध्रुवीय क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? ध्रुवीय क्षेत्रों में जो दोस्तों न्यूनतम वर्षा यानी कि सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, पछुआ हवा कहलाती है। तो पछुआ हवा को गरजता चालीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गरजता चालीसा कहा जाता है पछुआ हवा को। नेक्स्ट है, फेरल का नियम संबंध है। तो फेरल का नियम का जो संबंध दोस्तों वह पवनों की दिशा से है। किससे? पवन यानी कि हवा की दिशा से है फेरल के नियम का संबंध। नेक्स्ट है, महासागरों की औसत गहराई कितनी होती है? तो महासागरों की अगर औसत गहराई देखें तो लगभग 4000 मीटर होता है। कितना होता है? 4000 मीटर होता है। नेक्स्ट है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? तो समुद्री जल की औसत लवणता लगभग 35% होती है। कितनी? 35% होती है। नेक्स्ट है, समुद्र जल में पाया जाता है। तो समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है और इसी से नमक जो है बनाया जाता है बाष्पीकरण विधि के द्वारा। तो समुद्र जल में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। नेक्स्ट है, सर्वाधिक लवणता किस झील में है? तो सबसे ज़्यादा जो लवणता है वह वान झील में। कहाँ है? कौन झील में है? बान झील में। और बान झील कहाँ है दोस्तों? तो यह तुर्की में है और इसमें लगभग 330% लवणता है। कितना? 330%। नेक्स्ट है, जल राशि का स्वच्छ जल भाग है। तो जितना भी जल राशि पृथ्वी पर है उसके लगभग मात्र 2.5% ही स्वच्छ जल है। कितना? पूरे जल भंडार का लगभग 2.5% ही स्वच्छ जल यानी कि पीने लायक पानी है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट ये सभी किस प्रकार की चट्टानें हैं दोस्तों? तो ये सभी आग्नेय चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? आग्नेय चट्टानें। तो कौन कौन है? ग्रेनाइट, डोलेराइट और बेसाल्ट। तो ये तीनों जो हैं आग्नेय चट्टानें हैं। नेक्स्ट है, सेल, चूना पत्थर, कंग्लोमेरेट और कोयला ये सभी किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो ये सभी अवसादी चट्टानें हैं। कैसी चट्टानें हैं? अवसादी चट्टानें हैं, जिसे हम लोग सेंडिमेंट्री रॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडिमेंट्री रॉक भी इसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, सेल, चूना पत्थर, कंग्लोमेरेट और कोयला ये सभी अवसादी चट्टानें के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है, नाइस, स्लेट और संगमरमर ये सभी कैसा चट्टान है दोस्तों? तो ये सभी रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के अंतर्गत आता है। कौन से? रूपांतरित या कायांतरित चट्टान के अंतर्गत। नेक्स्ट है, पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है।
तो पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प, ये दोनों जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी होता है। तो कौन कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। नेक्स्ट है, सूर्य से आने वाले परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। तो सूर्य से जो आने वाले परावैंगनिक किरणें होती हैं वह ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। किसके द्वारा? ओजोन परत के द्वारा, या कह सकते हैं ओजोन गैस के द्वारा। नेक्स्ट है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है? तो ओजोन परत जो मापते हैं हम लोग, यानी उसकी मोटाई को जो मापते हैं उसे डॉप्सन में मापते हैं। किसे? डॉप्सन में। तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है दोस्तों? डॉप्सन है। नेक्स्ट है, ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है दोस्तों, यह ओजोन परत को बहुत ही ज़्यादा हानि पहुंचाता है, जिसके कारण ओजोन परत धीरे धीरे नष्ट होते जा रहा है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली या हानि पहुंचाने वाली जो गैस है वह CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। किसके कारण? दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। नेक्स्ट है, मानसून सबसे पहले आता है। तो मानसून जो है सबसे पहले केरल राज्य में आता है। किस राज्य में? केरल राज्य में आता है, और यह जून के प्रथम सप्ताह में आता है, यानी कि 1 से 5 जून के बीच में यह मानसून जो है केरल में आ जाता है। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जाड़े के दिनों में वर्षा होती है। तो जाड़े के दिनों में वर्षा तमिलनाडु में होती है। कहाँ होती है? तमिलनाडु के तटों पर होती है, जो कि लौटती मानसून के कारण होती है। क्यों होती है? लौटती मानसून के कारण जो है तमिलनाडु में जाड़ों के दिनों में बरसात देखने को हम लोगों को मिलता है। चलिए अब हम लोग पुरस्कार एवं सम्मान, इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं ऑनलाइनर उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो ये आप लोग सभी जानते होंगे कि भारत का जो सर्वोच्च सम्मान है वह भारत रत्न है। कौन है दोस्तों? भारत रत्न है। नेक्स्ट है कि भारत रत्न जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसका प्रारंभ कब हुआ? यानी कि भारत रत्न जो है यह कब से दिया जा रहा है, यानी कि इसका प्रारंभ कब से हुआ देना? तो 1954 से इसका प्रारंभ हुआ है। भारत रत्न कब से दिया जा रहा है? 1954 ईस्वी से। नेक्स्ट है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो हमारे शिक्षा मंत्री भी थे। क्या थे? प्रथम शिक्षा मंत्री थे। और इन्हीं के जन्म दिवस पर प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। तो भारत रत्न से सम्मानित ये प्रथम व्यक्ति थे। तो यहाँ से भारत रत्न से देख सकते क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुआ, और भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला थी इंदिरा गांधी। कौन थी दोस्तों? इंदिरा गांधी थी, जिन्हें 1971 में भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो मरणोपरांत यानी मरने के बाद किस भारतीय व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया सबसे पहले? तो वह थे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है सबसे पहले। तो लाल बहादुर शास्त्री प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, और इन्हें 1966 में दिया गया। कब? 1966 में। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, तो इन्हें 1990 में दिया गया। कब दिया गया? 1990 में दिया गया। सबसे पहले पूछेगा कि मरणोपरांत सबसे पहले किसे दिया गया, तो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 1990 में दिया गया था मरणोपरांत भारत रत्न। नेक्स्ट है, भारत रत्न प्राप्तकर्ता तथा प्रथम विदेशी कौन थे? तो ये तो इंडियन की बात हो रहा था, अब है विदेशी। तो भारत रत्न प्राप्त करने वाला पहला विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान थे, और यह पाकिस्तान के थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे, और इन्हें 1987 में जो है भारत रत्न दिया गया था। नेक्स्ट है, मदर टेरेसा को भारत रत्न कब दिया गया? तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मदर टेरेसा को भारत रत्न 1980 में दिया गया। कब दोस्तों? 1980 में इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट है, अब है बुकर पुरस्कार। तो बुकर पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करें तो इसकी शुरुआत 1969 से हुई। कब से? 1969 से। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बुकर पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1969 ईस्वी से हुई। जीतने वाली अगर प्रथम भारतीय महिला की बात करें तो वह थी अरुंधति रॉय। कौन थी दोस्तों? अरुंधति रॉय प्रथम महिला थी जिन्होंने बुकर पुरस्कार को जीता। और बुकर पुरस्कार की शुरुआत की अगर बात करें तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई, और अरुंधति रॉय जो है प्रथम महिला थी, भारतीय महिला, जो जीती इसे। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार संबंधित है। तो बुकर पुरस्कार जो दोस्तों यह साहित्य लेखन से संबंधित है। किससे? साहित्य लेखन से संबंधित है। नेक्स्ट है,
मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार जो है यह फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है। याद रखिएगा, मैग्सेसे पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर यह पुरस्कार 1958 से दिया जाता है। कब से? 1958 से यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट है, एशिया का नोबेल कहलाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार, तो मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया कई बार दोस्तों कि एशिया का नोबेल किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है आचार्य विनोबा भावे को मिला था। किन्हें मिला था? विनोबा भावे को मिला था सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 1958 में ही, जब से इसकी शुरुआत हुई, जब भी शुरू में ही सबसे पहले विनोबा भावे को यह पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो वह थी किरण बेदी। कौन थी? किरण बेदी एक आईपीएस थी, आप लोग जानते होंगे। तो किरण बेदी को सबसे पहले रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था 1994 में। कब दोस्तों? 1994 में, और यही पहली भारतीय महिला थी। नेक्स्ट है, भारत का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार कौन है? तो भारत में वैज्ञानिक को जो सबसे सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है वह है भटनागर पुरस्कार। कौन सा? भटनागर पुरस्कार जो दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा करने वाले वैज्ञानिकों को सबसे सर्वोच्च पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो कौन सा पुरस्कार? भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट है, नॉर्मन बोरलॉग थे? तो नॉर्मन बोरलॉग जो थे यह अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। नेक्स्ट है, बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो बोरलॉग पुरस्कार की शुरुआत 1973 में हुई। कब हुई दोस्तों? 1973 में उसकी शुरुआत हुई। नेक्स्ट है, बोरलॉग पुरस्कार प्रदान करता है? तो बोरलॉग पुरस्कार जो है फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल यही जो है प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है बोरलॉग पुरस्कार? फर्टिलाइजर कंपनी कोरोमंडल इंटरनेशनल जिसका नाम है। नेक्स्ट है, बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो बोरलॉग पुरस्कार जो सबसे पहले भारत में महिला को दिया गया वह थी डॉक्टर अमृता पटेल। कौन थी दोस्तों? डॉक्टर अमृता पटेल को सबसे पहले बोरलॉग पुरस्कार जो है दिया गया था महिला में। नेक्स्ट है, संगीत के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो संगीत के क्षेत्र में जो सबसे उच्चतम पुरस्कार है, यानी कि जो सर्वोच्च पुरस्कार है जो दिया जाता है वह है ग्रैमी पुरस्कार। कौन सा? ग्रैमी पुरस्कार। तो यह भी कई बार पूछ दिया गया था क्वेश्चन दोस्तों कि ग्रैमी पुरस्कार जो है किससे संबंधित? तो यह संगीत के क्षेत्र से संबंधित है। संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है जिसे हम लोग ग्रैमी पुरस्कार कहते हैं। नेक्स्ट है, ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत 1958 से हुआ। कब से हुआ? 1958 से हुआ। और ग्रैमी पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो वह थे पंडित रविशंकर। कौन थे दोस्तों? पंडित रविशंकर को सबसे पहले ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत पहले जान लेते हैं। तो इसकी शुरुआत 1965 से हुई। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ? 1965 ईस्वी में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना की थी, तो इसकी स्थापना शांति प्रसाद जैन ने किया था। कि किसने किया था दोस्तों? शांति प्रसाद जैन ने। और इसकी शुरुआत 1965 से हुई थी। किसकी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे जी शंकर कुरूप। कौन थे दोस्तों? जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें 1965 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वह थी आशापूर्णा देवी। कौन थी? आशापूर्णा देवी पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला भारत में, और इन्हें 1976 में मिला। कब मिला? 1976 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कौन था? तो हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को मिला, और वह चिदम्बर के लिए मिला। किसके लिए? चिदम्बरा एक रचना है उनके द्वारा जो लिखा गया है, उन्हीं के लिए जो है सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। कब? 1968 में। कब दोस्तों? 1968 में दिया गया। नेक्स्ट है, कलिंग पुरस्कार दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, और कब से? 1952 से दिया जाता है। कब से? 1952 से ही दिया जाता है। तो याद रखिएगा, कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है, और कब से दिया जाता है? 1952 से दिया जाता है। तो कलिंग पुरस्कार के अब पूछे आपसे कि संस्थापक कौन थे? तो कलिंग पुरस्कार के संस्थापक थे बीजू पटनायक। कौन थे? बीजू पटनायक थे। नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब से हुई? तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत 1952 से हुआ। कब से दोस्तों? 1952 से हुई। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का शुरुआत कब से हुआ? तो मिस वर्ल्ड की अगर बात करेंगे तो 1951 से। तो दोनों याद रखिएगा, मिस वर्ल्ड 1951 से स्टार्ट हुआ और मिस यूनिवर्स 1952 से। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड तथा मिस यूनिवर्स खिताब पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो रीता फारिया थी और सुष्मिता सेन थी। दो
ऐसी महिला थी जिसे मिस वर्ल्ड भी दिया गया और मिस यूनिवर्स दोनों खिताब जो है उन्हें मिल चुका है। वो थी रीता फारिया जिन्हें 1966 में मिला, और दूसरी थी सुष्मिता सेन जिन्हें 1994 में मिला। नेक्स्ट है तानसेन सम्मान प्रारंभ करने वाला राज्य कौन था। तो तानसेन सम्मान जो है दोस्तों पहले जान लीजिए कि यह शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और तानसेन सम्मान शुरू करने वाला राज्य था मध्य प्रदेश। कौन था? मध्य प्रदेश, जिसने 1980 से तानसेन पुरस्कार देना शुरू कर दिया। नेक्स्ट है पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री कौन थी। तो पद्मश्री प्राप्त करने वाली प्रथम अभिनेत्री थी नरगिस दत्त। कौन थी दोस्तों? नरगिस दत्त, जिन्हें 1958 में पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई। तो व्यास सम्मान की शुरुआत 1991 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 1991 में व्यास सम्मान का शुरुआत हो गया था। इसके प्रदानकर्ता थे के बिरला फाउंडेशन। तो व्यास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यास सम्मान से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। कौन थे दोस्तों? डॉक्टर रामविलास शर्मा को सबसे पहले जो है व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मानव शरीर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं हड्डियों के बारे में, और अन्य क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसे हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मानव खोपड़ी में हड्डियां होती हैं। तो हमारे खोपड़ी में जो दोस्तों करीब करीब 8 हड्डियां होती हैं। कितनी हड्डियां? 8 हड्डियां होती है। तो याद रखिएगा मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 8 हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय धड़कता है। तो ये आप लोग सभी जानते होंगे 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। नेक्स्ट है स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर क्या होती है। तो स्वस्थ मनुष्य जो दोस्तों 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेता है। कितना? 16 से 18 बार। दोनों में जो है डिफरेंस है, दोनों याद रखिएगा। हृदय का धड़कना और सांस लेना दोनों अलग अलग चीज़ है। तो मनुष्य का हृदय जो है 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, लेकिन एक मनुष्य जो है 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस ले सकता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मस्तिष्क का वजन प्रायः 1350 से 1400 ग्राम के बीच में होता है लगभग। तो कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम के बीच में। नेक्स्ट है सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। कौन है दोस्तों? जिसका नाम है फीमर, और यह जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। उसी प्रकार से अगर हमारे शरीर का सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो सबसे छोटी हड्डी है अस्टेपिज। कौन है? अस्टेपिज है, और यह मध्य कर्ण में पाया जाता है। कहाँ? हमारे कान के बीचों बीच में पाया जाता है। नेक्स्ट है सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। तो सबसे मजबूत हड्डी हमारे शरीर के जबड़े की हड्डी है। कौन है? जबड़े की हड्डी जो है सबसे मजबूत हड्डी है। नेक्स्ट है शरीर का सबसे कठोर तत्व क्या है। तो शरीर का सबसे कठोर तत्व है एनामिल। क्या है दोस्तों? एनामिल जो है शरीर का सबसे कठोर तत्व है। नेक्स्ट है मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। तो मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को केलोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केलोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है सामान्य मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 mm होता है। कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। नेक्स्ट है शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय कितना होता है। तो 23 सेकेंड। तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होने में एक बार कितना लगता है? 23 सेकेंड का समय लगता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। तो मानव शरीर में जल की मात्रा 65 से 80% होता है। कितना? 65 से 80% करीब करीब जल पाया जाता है। नेक्स्ट है रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है। तो 7% होता है। तो रक्त की मात्रा जो है शरीर के भाग का लगभग कितना होता है? 7% होता है। नेक्स्ट है मनुष्य में रक्त की मात्रा होती है। तो मनुष्य में रक्त की मात्रा 5 से 6 लीटर होता है। कितना? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। नेक्स्ट है रक्त को शुद्ध करता है। तो रक्त को शुद्ध किडनी करता है। कौन? किडनी के द्वारा ही हमारा ब्लड को शुद्ध किया जाता है, जिसे हम लोग ब्रिक भी कहते हैं। नेक्स्ट है लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है। तो लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, और आरबीसी का निर्माण जो दोस्तों अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कि लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। 20 दिनों से लेकर के 120 दिनों तक। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना होता है, यानी डब्ल्यूबीसी का जीवन काल आपसे पूछा गया, व्हाइट ब्लड सेल का। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना? 2 से 4 दिन होता है। नेक्स्ट है श्वेत रक्त कण को कहा जाता है। तो श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है। जबकि आरबीसी यानी लाल रक्त कण को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट। तो दोनों नाम याद रखिएगा, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहा जाता है और आरबीसी को इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शरीर का ताप नियंत्रक कौन है। तो शरीर का तापमान जो है नियंत्रित किया जाता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट है सर्वदाता रक्त समूह कौन है। तो सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर जो है वह ओ है। कौन सा? ओ ग्रुप
का जो ब्लड होता है वो सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है, यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर, सभी प्रकार के ब्लड को ग्रहण कर सकता है, वह ए बी होता है। कौन होता है, ए बी। तो ओ सर्वदाता होता है और ए बी सर्वग्राही होता है। नेक्स्ट है ब्लड बैंक कहलाता है, तो प्लीहा को, हमारे शरीर के प्लीहा को ब्लड बैंक कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्प्लीन कहते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा आप। नेक्स्ट है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो भोजन का पाचन जो दोस्तों मुख से प्रारंभ होता है। कहाँ से, मुख से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है, तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है, तो पित्त यकृत के द्वारा स्रावित होता है। किसके द्वारा, यकृत के द्वारा स्रावित होता है। लेकिन अगर पूछे कि पित्त जमा कहाँ होता है, तो यह पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। कौन है दोस्तों, यकृत है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। नेक्स्ट है शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछ रहा है आपसे, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। कौन है, त्वचा जो है हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। नेक्स्ट है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे हम लोग मास्टर ग्लैंड यानी कि मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो याद रखिएगा, यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि मास्टर ग्रंथि या फिर हमारे शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि कौन है, तो वह है पिट्यूटरी ग्रंथि। नेक्स्ट है रक्तचाप मापने का यंत्र होता है, यानी कि ब्लड प्रेशर किसके द्वारा मापा जाता है दोस्तों, तो यह स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट है मनुष्य में पसलियों पाई जाती है, तो मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। कितना, 12 जोड़ी। नेक्स्ट है शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। कितना, 206 होती है। नेक्स्ट है और शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 639 होती है। कितना, 639 होता है। नेक्स्ट है लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो लार में टाइलिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट है लिंग निर्धारण होता है, तो लिंग का जो निर्धारण होता है बच्चों में वह पुरुष के क्रोमोजोम पर निर्धारित होता है। किस पर, पुरुष के क्रोमोजोम पर हुआ निर्धारित होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का हृदय होता है, तो 4 कोष्ठीय होता है। कैसा होता है, 4 कोष्ठीय होता है। नेक्स्ट है शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है। कितना, 46 होता है। नेक्स्ट शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र है, तो शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है, तंत्रिका तंत्र है। नेक्स्ट है RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है, तो RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर एवं बीनर। कौन है दोस्तों, लैंड स्टीनर एवं बीनर जो है RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। नेक्स्ट है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। कितनी, 20 होती है। नेक्स्ट है शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, तो हमारे शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर के करीब मूत्र बनता है। कितना, करीब 1.5 लीटर। नेक्स्ट है मूत्र दुर्गंध देता है, तो मूत्र जो दुर्गंध देता है वह यूरिया के कारण देता है। किसके कारण, यूरिया के कारण। नेक्स्ट है मानव मूत्र का पीएच मान होता है, तो 6 होता है। कितना होता है, 6 होता है और यह अम्लीय होता है। नेक्स्ट है विटामिन ए संचित रहता है, तो विटामिन ए जो है यकृत में संचित होता है। कहाँ संचित रहता है, यकृत में। नेक्स्ट शरीर का सामान्य तापमान होता है, तो शरीर का सामान्य तापमान अगर फ़ारेनहाइट में देखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं अगर सेल्सियस में देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 310 केल्विन होता है। तीनों याद रखिएगा, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 310 केल्विन, यही जो शरीर का सामान्य ताप होता है। नेक्स्ट है टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, पैर में पाई जाती है। नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, तो शरीर में ऊतकों का निर्माण जो होता है दोस्तों यह प्रोटीन से होता है। किससे होता है, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट है मस्तिष्क का बड़ा भाग क्या कहलाता है, तो मस्तिष्क के बड़े भाग को प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रमस्तिष्क या सेरेब्रम कहा जाता है। नेक्स्ट है दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है, तो दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए जो आवश्यक तत्व होता है वह कैल्शियम और फास्फोरस होता है। क्या क्या दोस्तों, कैल्शियम और फास्फोरस होता है, तो इसे आप याद रखिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह का वीडियो दोस्तों अन्य बुक से रिलेटेड साथ ही में एग्जाम से रिलेटेड न्यूज़ भी आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहता है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों साथ ही में आप लोग को स्पीडी जीके, स्पीडी साइंस और लुसेंट बुक और घटना चक्र भी आप लोग को साथ में कंप्लीट कराया जा रहा है। तो ये सभी बुक जो है आप लोग को धीरे धीरे कंप्लीट करवाया जा रहा है। जितना भी पढ़ाया गया है उसका सारा जो है लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।